नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी के परिवार में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 3 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आरपीएफ एसआई का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है और इसका कितना हाईएस्ट है, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट कट ऑफ गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हाई कट ऑफ जो आया है दोस्तों वो चौंका देने वाली आया है दोस्तों, क्योंकि यही कहना मुझे पड़ रहा है कि क्योंकि यूआर और ओबीसी जो है एकदम बराबर कर दिया है और ईडब्ल्यूएस की भी हालत ख़राब है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ से बहुत नहीं बता सकता, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके इस शिफ्ट में पूछा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको जरूर मालूम होगा। ये स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये फैक्ट से आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वर्ष 1966 में शुरू किया गया था, ठीक है। पूछ देगा शायद क्वेश्चन आपको कि ये हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था, कब किया था, तो 1966 में किया गया था, ये स्वामीनाथन के द्वारा। यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। भारत में इसे डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने सफल बनाया था, ठीक है। ये बोरलॉग के दिमाग में था लेकिन इसे सफल बनाया था एस स्वामीनाथन ने। ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। डॉक्टर एस जो स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिरे ने गढ़ा था। ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, हो सकता है अगला जो शिफ्ट है वो पूछ दे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना होगा आप सबको। हरित क्रांति की उपलब्धियां अनाज उत्पादन से खासकर गेहूं में वृद्धि थी, ठीक है। ये हो सकता है ये क्वेश्चन बना भी है, आप लोग टेक्नीशियन और ग्रेड 3 का भी देखे होंगे तो मालूम होगा आपको, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ किसी नवीकरण का कार्य यानी का सुझाव दिया गया था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कौन सा इम्पोर्टेंट है। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। विलियम एस गॉड हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग करने वाला पहले व्यक्ति थे, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक थे, ठीक है। क्रांति समेत कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपके लिए हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। हरित क्रांति के देखिए ये खाद्य उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति जो दूध क्रांति संबंधित है, ठीक है, दूध उत्पादन से, सॉरी। लाल क्रांति जो टमाटर और मांस है, टमाटर और मांस जो होता है लाल होता है, इसलिए ये याद रखिएगा। नीली क्रांति मछली से, क्योंकि मछली पानी में आती है, पानी का रंग जो होता है नीला होता है। पीली क्रांति तिलहन पीला होता है इसलिए पीली क्रांति। चमड़ा और कोको देखिए, चमड़ा जो होता है भूरे रंग का होता है इसलिए भूरी क्रांति, ठीक है। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ट्रिक टाइप है इसे याद रखिएगा। काली क्रांति पेट्रोल देखिए काली होता है, जब निकलता है वो काली होता है, इसलिए काली क्रांति, ठीक है। देखिए प्याज का जो रंग होता है वो गुलाबी पिंक टाइप का होता है, इसलिए गुलाबी क्रांति। झींगा जो होता है ये गुलाबी क्रांति, ये एक्सेप्शनल याद रखिएगा इसे। देखिए गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है जूट उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू से, आलू गोल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा सेंस लगाकर आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है, शिफ्ट में पूछा है, वो ये है कुंभ मेला। देखिए कुंभ मेला भी हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है, 10 दिन पहले। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 2017 में शामिल किया गया था। और फैक्ट जान लेते हैं। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची 2017 में शामिल किया गया था। कुंभ में व्यापक रूप से 4 संस्थान पर आयोजित होने वाले मेलों के रूप में पहचान जाता है। कौन कौन से 4 हैं? हरिद्वार कुंभ, इलाहाबाद कुंभ, नासी त्रिमकेश्वर सिंहस्थ और उज्जैन सिंहस्थ। ये याद रखिएगा, हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछ दे। त्रिवेणी संगम 3 नदियों के मिलन बिंदु गंगा यमुना और प्रयाग इलाहाबाद में पौराणिक सरस्वती पर हर 12 वर्ष प्राचीन काल से कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले तो आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक ये फैक्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू के पुत्र थे।
जिस दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की वह 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये भी याद रखना होगा कि कब बने थे। 15 अगस्त 1947 को इस दिन हमारे जो देश है आज़ाद हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भी थे। वह अपनी मृत्यु तक के सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। ये भी आपको ध्यान रखा होगा। ये आपको हो सकता है आप लोग जाइए यूट्यूब कर रहा हूँ और गूगल से जाइए इनकी कार्यकाल याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगले शिफ्ट में जो है कार्यकाल हो सकता है पूछ दे। ठीक है, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध नारों में से एक था। ठीक है, पूर्ण स्वराज याद रखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये भी आपको याद रखना होगा। वैसे भी आपको सबको याद होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। चौथा क्वेश्चन जो है, कच्चे फलों के पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन गैस। ये आपको याद होगा। इसकी रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो C2H4। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी फैक्ट्स। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी C2H4। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है। यह फलों में पाए जाने वाला हार्मोन है जो पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एथिलीन गैस से फलों को पकाने का तरीका क्या है, ये जान लेते हैं। छोटे छोटे चैम्बर वाले कोल्ड स्टोरेज में फलों को रखा जाता है। इन चैम्बर में इथिलीन गैस को छोड़ दी जाती है। इससे फल पकने लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के जगन्नाथ यात्रा किस माह में मनाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाए आषाढ़। ठीक है, उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शुरू होती है। यह विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर सैर करते हैं। इस यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है। इस यात्रा का समापन शुक्ल पक्ष के 11वें दिन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। इस यात्रा के दौरान पूरी शहर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। ठीक है, अगला है, पंचवर्षीय योजना 1956 से संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब पंचवर्षीय योजना 1956 जो से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या है वो तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त और दूसरी शुरू हुई थी। ठीक है, इस 56 में क्या होता है? पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त और दूसरी शुरू हुई थी। तो आप लोग बताइए कि आपके कमेंट में यही था? सॉरी, कमेंट में बोल रहा हूँ, ऑप्शन में यही था, तो आप लोग श्योर कीजिएगा। पंचवर्षीय योजना केंद्रीय योजनाओं में से एक थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा तैयार और वित्त पोषित की गई थी। ठीक है, इन्हें 1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 वर्षों शामिल किया गया था, मैंने कहा था, और दूसरी 56 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1966 से 69, 1978 से 80, 1991 से 91 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना में 3 विराम थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 56 से 61, मैंने कहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, ये लिख कर ले लीजिए मुझसे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा अगले शिफ्ट में, नहीं तो उसके अगले दिन पूछेगा। ठीक है, इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। PC महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा है, 2024 से 25 के दौरान वास्तविक वृद्धि की दर कितनी अनुमानित है? तो चलिए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन था 6.5%, तो यही इसका आंसर हो जाता। आप लोग मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 2024 से 25 के दौरान वास्तविक GDP में वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है, जबकि 2023 से 24 में यह 9.2% थी। यह भी आपको याद रखना है। 2023 में से 24 के बीच कितनी थी? 9.2%, और वही 24 से 25 के बीच 6.5%। तो क्या हुआ? इसके दर जो है घटा है।
नाम मात्र जीडीपी या वर्तमान मूल्य पर जीडीपी वर्ष 2024 से 25 में 331.03 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2023 से 24 में यह 301.23 लाख करोड़ थी, जो 9.9% की वृद्धि दर दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट कितना आवंटन किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा 6,81,940.85 करोड़। वित्त वर्ष 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो लगभग 75 बिलियन $, के बराबर है। यह आवंटन सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और भारतीय सशस्त्र बलों की सक्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। यह राशि कुल बजट का लगभग 13 से 14% है, जो सभी मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक है। इसमें सैन्य उपकरणों, आधुनिक हथियारों और तकनीक उन्नति और सैन्य आपूर्ति के बड़ा हिस्सा आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा हिंदू कैलेंडर से किस माह से मनाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने। छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह 4 दिनों तक चलाने वाले लोक पर्व है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और यह कार्तिक शुक्ल सप्तमी को खत्म हो जाती है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। ओके, कार्तिक महीने में मनाई जाने वाली छठ पूजा को कार्तिक छठ कहते हैं। चैत्र महीने में मनाई जाने वाली छठ को चैत छठ कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ठीक है। प्रसिद्ध भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। उन्हें एक वैदिक दार्शनिक और समाज में सुधारक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उन्हें उनके उपदेशों के अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्होंने अनाभाचार्य, ठीक है, ये भ है, अनामाचार्य नहीं, अनाभाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज कबीर और मीराबाई जैसे कवियों को प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बोल दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो इससे फैक्ट समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र में एलपीजी का फुल फॉर्म लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके उदारीकरण हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भी कहा जाता है। ओके, यह भारत की नई आर्थिक नीति थी जिसकी घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इस मॉडल के तहत भारत सरकार ने क्या किया, देख लेते हैं। भारत सरकार के नियमों में कमी की, बीमारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी संस्थाओं को सौंपा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी पर अपना नियंत्रण ढीला कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग 3 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का अभिरक्षक या संरक्षक है। इसे अमेरिका संविधान से उधार लिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद से संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 352 का प्रावधान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है।
राष्ट्रपति देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के खतरे की स्थिति में यह घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति युद्ध और बाहरी आक्रमण का सशक्त विद्रोह वास्तविक घटना से पहले भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति युद्ध, बाहर आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आसन खतरे के आधार पर अलग अलग उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए था। अगला क्वेश्चन है खेल से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि खेल से संबंधित कुछ प्रश्न आया था, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या आया था ये तो ब्रदर्स ने लिख कर नहीं भेजा है। तो जो भी था, हम लोग खेल से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ दे। हॉकी सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ठीक है, और भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। ये याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत ने 1956 तक ओलंपिक में पुरुष हॉकी, सॉरी ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, पुरुष हॉकी टीम नाबाद रही है। भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक में हॉकी अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं खेलों से जुड़े ज्ञान को स्पोर्ट जनरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट जनरल नॉलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। जनरल बख्श सिंह और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह मेरठ से दिल्ली आए एवं बहादुर शाह जफर द्वितीय ने उनकी मदद की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। छठ पूजा किस त्यौहार के पहले मनाया जाता है? छठ से 2 प्रश्न आ चुके हैं, याद रखिएगा। छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है, या छठ पूजा दीपावली के बाद आती है लेकिन किसी अन्य मुख्य त्यौहार के पहले नहीं आती है। हालांकि दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार के बाद यह मनाई जाती है। यह त्यौहार आमतौर पर दीपावली के बाद मनाई जाती है। अगला जो है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद से बार बार प्रश्न जो है पूछ रहा है, आप लोग अनुच्छेद पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से जुड़ा अधिकार। ठीक है, यहाँ थोड़ा जरूरी बातें हैं वो समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से जुड़ा अधिकार संबंध है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यह अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाग 4 में क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्त, वो GD का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर आप लोग SGD का एग्ज़ाम दिए हैं और उस पेपर का एनालिसिस किए होंगे हर शिफ्ट का, तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ से पूछ रहा है। तो आपको एक सेंस तो मिल गया होगा कि मुझे क्या पढ़ कर जाना है। ठीक है, ये आपको सेंस मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो फिर आपका तो बात ही दूसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राजनीतिक तत्व सिद्धांत शामिल है। यह सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्थान के लिए राज्य का कामकाज के मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों के जरिए देश के एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मकसद है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उधार पर लिया गया था। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के सेपरेट है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में शामिल है। अनुच्छेद की बात करते हैं 15 से 35। मौलिक अधिकार देश से हर व्यक्ति के विकास, लोगों के लिए हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था। कब से कब तक था? 1856 से 60। वे 1858 में
भारत के पहले वायसराय बने। उन्हें विस्काउंट बुचानन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही आंसर राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। भारत में राज्य के न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसके लिए वह संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। 22 देख लेते हैं, कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो था 4, उनमें से ये था राज्य का मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि राज्य का मुख्य मंत्री एक राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और केवल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिमी जो ग्वालियर है गलियारा और उच्च दक्षिण गलियारा किस शहर में मिलता है? आपका सही आंसर झांसी। ठीक है, झांसी शहर में मिलता है। जरूरी कुछ बातें इसमें देख लेते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी शहर में मिलते हैं। यह दोनों गलियारा भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। पूर्व पश्चिम गलियारा हावड़ा से मुंबई के बीच इलाकों का यह जोड़ता है, NH-27 के जरिए गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है? तो आपका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत से 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। इससे भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यह रेखा पूरे देश के लिए मानक समय तय करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह देश के 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि कौन रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आपका सही आंसर होगा पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आपका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है 26 से, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? आपका सही आंसर है 1960। ठीक है, हाँ थोड़ा ये देख लेते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीमा सड़क के महानिदेशक एक लेफ्टिनेंट जनरल ब्रो के प्रभारी होते हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के से सेवा करने वाली सड़क का रख रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। 27 देख लेते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025, ठीक है, 14 नहीं, हाँ ठीक है, 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किए गए थे। इन खेलों का आयोजन 7 जिलों के 12 शहरों में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, कौन सा टीम प्रो कबड्डी का हिस्सा नहीं था? तो आपका 4 ऑप्शन था, उसमें से गुजरात जायंट्स हो जाएगा आंसर। देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग यानी PKL के पहले कुछ सीजन में गुजरात जायंट्स का नाम शामिल नहीं था। यह टीम PKL सीजन में 5-2017 से लीग में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि बेरोजगारी कब देखने को मिलता है? ठीक है, तो देख लेते हैं, मांग और आपूर्ति में असंतुलन और मौसमी परिवर्तन, अधूरी बुनियादी ढांचा और उन्नत तकनीकों की कमी के कारण।
भारत में कृषि बेरोजगारी मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति में असंतुलन, मौसमी परिवर्तन, अधूरी बुनियादी ढांचा और उन्नत तकनीकों की कमी के कारण देखी जाती है। यह मुख्य रूप से मानसून के दौरान मौसमी बेरोजगारी और कृषि संकट के समय होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं मासीराम मेघालय में है। ठीक है, मेघालय के मासी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मासीराम में होती है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला इलाका है। ठीक है, और छोटी सी बात है इसमें, मासीराम में सालाना औसतन 11,871 ठीक है मिलीमीटर बारिश होती है। ये पॉइंट सा ध्यान रख लीजिएगा दोस्त। यहाँ से प्रश्न का सिलसिला खत्म होता है। इतना ही प्रश्न हम लोगों को मिला था और आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, नंबर पर क्वेश्चन सही भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।